नेक्स्ट आज हम लोग देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट केस जो भी रिसेंट मेरे पास आया हुआ था। जैसे इससे पहले मैंने एक केस बताया था आपको, वैसे ही अब सेकंड हम लोग केस देखेंगे। ये जो केस है ऑलरेडी क्या है, डायग्नोस्ड केस था, मतलब पहले से ही डायग्नोस्ड केस था। ठीक, पेशेंट की जो एज थी वो 69 थी। पेशेंट की एज थी वो 69 ईयर ओल्ड थे। ठीक, इनको बीपी था, डायबिटीज़ भी है और थायराइड इनको नहीं है। ठीक, और जो पेशेंट आया था मेरे पास वो एक्चुअली में आया था पीएसए। पीएसए उनका बढ़ के आया था प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ये जो केस है इसमें प्रोस्टेट जो है उनका आया था 46.82 नैनोग्राम पर एमएल। 46.82 नैनोग्राम पर एमएल इनका आया था। नॉर्मल जो होता है, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है जो पीएसए की, वो 0 से आप मान लीजिए 4 नैनोग्राम पर एमएल होती है। 4 इसका होना चाहिए। ठीक है, कुछ में 4.5 भी दिया होगा, या 4 इसका होना चाहिए पीएसए नॉर्मल। लेकिन इनका जो पीएसए था 46.82 नैनो एनजी पर एमएल था। ठीक, ये पेशेंट आया था। एक्चुअली में पेशेंट को जो सिम्टम आए थे शुरू में, तो इनको बार बार फ्रिक्वेंटली पेशाब हो रही थी, बार बार पेशाब हो रही थी, बताया उन्होंने। सुबह पेशाब करने में उनको ऑब्स्ट्रक्शन होता, सुबह के टाइम में पेशाब बहुत मुश्किल से हो रही थी। बैठ के, खड़े होके, कई प्रकार का ऐसा मूवमेंट करने का उनको पेशाब हो रही थी। ठीक, यूटीआई, पेशाब में बार बार जलन, दर्द हो रहा था, और पेशाब का जो फ्लो था वो स्लो हो गया था। ये उनको सिम्टम मिल रहे थे। और फिर वो डॉक्टर के पास गए, एलोपैथ डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर ने क्या कराया, उनका यूएसजी कराया, अल्ट्रासोनोग्राफी कराई। ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी कराई उन्होंने, तो उसमें देखा उनने कि जो उनका प्रोस्टेट ग्लैंड थी, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती मेल में जो प्रोस्टेट ग्लैंड फीमेल में नहीं होती भाई। ठीक है, कई बार वाइवा में देखा है मैंने, बच्चे वो प्रोस्टेट ग्लैंड को फीमेल में बता देते हैं। ठीक है, इसलिए आपको याद होना चाहिए प्रोस्टेट जो होती है मेल में होती है। और ये मेल जो है, वो जो है, ये जो प्रोस्टेट में जो मेल में है, वो ग्लैंड कैसी होती है, इनलार्ज हो गई थी। और वो इनलार्ज हो गई थी प्रोस्टेट ग्लैंड, तो उसके बाद एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो इनलार्ज हुई है, ये बेनाइंग है या मैलिग्नेंट है। बेनाइंग है या मैलिग्नेंट है। बेनाइंग मतलब होता है नॉर्मल, जो ट्यूमर लाइक ग्रोथ हम बोलेंगे, नॉन डेंजरस हम बोलेंगे। लेकिन जब मैलिग्नेंट होता है, मीन्स वो रियल कैंसर होता है। वो मैलिग्नेंट मतलब होता है स्प्रेड होने वाला हो सकता है। ठीक है, तो उसे पता करने के लिए डॉक्टर ने उनका पीएसए टेस्ट कराया, और पीएसए में उनका निकल के आ गया क्या, 46.82। अब डॉक्टर ने बोला भाई आपका 46.82 आ गया है, अब आपको बायोप्सी करानी पड़ेगी, क्योंकि बायोप्सी कराएंगे उस प्रोस्टेट ग्लैंड की, तभी आपको मालूम चलेगा कि वो बेनाइंग है या मैलिग्नेंट है। ये डॉक्टर ने बोला उनको। अब जो इसकी बायोप्सी होती है वो थोड़ी टफ टाइप की होती है। जो नॉर्मल बायोप्सी होती है कि आपने निडल इंसर्ट किया और वहाँ का टिश्यू ले लिया, लेकिन इसमें थोड़ा सा टफ होती है, पेनफुल भी होती है। ठीक, फिर ये जो पेशेंट है उनको लगा कि भाई बायोप्सी करानी होगी, सर्जरी करानी होगी। डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी तो करानी पड़ेगी, हो सकता है बायोप्सी पहले कराएंगे फिर सर्जरी करानी पड़ेगी, डॉक्टर ने बोला। फिर उनको, जो भी उनके फ्रेंड्स थे और किसी ने उनको बताया, तो वो होम्योपैथी की ओर आए। होम्योपैथी की ओर आए, और होम्योपैथी में उनने मुझे दिखाया। ठीक, तो उन्होंने दिखाया, तो वो सिर्फ मेरे पास पीएसए लेके यहाँ पर आए थे, 46.82 लेके आए थे। ठीक, और उस टाइम में जब था, उस टाइम जब 46 था, ठीक, तो उस टाइम उनको सिम्टम यही थे, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो रहा था उनको, सुबह के टाइम में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था, लेकिन जो यूरिन में बर्निंग थी, पेन था, वो चला गया था। डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स लाइक ड्रग दे दी थी उनको, तो उससे वो चला गया था। लेकिन फ्लो कम था, मॉर्निंग में पेशाब नहीं हो रही थी, और बार बार पेशाब उनको आने का सेंसेशन हो रहा था। ये 3 सिम्टम्स उनको मिल रहे थे। ठीक, साथ में वो डरे हुए भी थे कि भाई 46.82 आया, कहीं कैंसर की दिक्कत तो नहीं है। डरे हुए भी थे वो पेशेंट। ठीक, तो इसमें जो भी प्रोस्टेट का जो इन्लार्जमेंट है, आपको बता दूं, हर ओल्ड एज में 50 साल के बाद
हर ओल्ड एज में जो प्रोस्टेट का इन्लार्जमेंट वेरी कॉमन होता है, टेंशन वाली कोई बात नहीं होती है। ये जो प्रोस्टेट का इन्लार्जमेंट होता कैसे, आपको बता दें, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है इसका इन्लार्जमेंट डिपेंड करता है 100% एंड्रोजन हार्मोन पर। और वो एंड्रोजन हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन पर। क्या होता है, जब टेस्टोस्टेरोन लगातार प्रोस्टेट में जाता है, कि वो जो आपका प्रोस्टेट होता है उसकी जो सेल होती हैं उसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन के लिए होते हैं। ये जो टेस्टोस्टेरोन है जब यहाँ जाता है और यहाँ जाने के बाद इस सेल के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम होता है अल्फा 5 अल्फा रिडक्टेज, 5 अल्फा रिडक्टेज नाम का एंजाइम होता है जो टेस्टोस्टेरोन को DHT में मतलब एक्टिव मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। ठीक, तो जब प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होता है उसमें उन पेशेंट में क्या होता है कि जो टेस्टोस्टेरोन है, ठीक, वो ज़्यादा कन्वर्ट होने लगता है 5 ज़्यादा कन्वर्ट होने लगता है DHT में। ठीक है, DHT मतलब एक्टिव मॉलिक्यूल ऑफ आपका टेस्टोस्टेरोन होता है, तो उसमें कन्वर्ट होने लगता है, मतलब 5 अल्फा रिडक्टेज की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। ठीक, और जिस कारण से लार्ज नंबर में जब यहाँ DHT बनेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ की जो सेल हैं वो अपनी ओवरग्रोथ करती हैं, जिससे आपको यहाँ पर हाइपरट्रॉफी मिल जाती है, जिसे हम बोलते हैं प्रोस्टेट, प्रोस्टोमेगेली बोलेंगे या इन्लार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट बोलते हैं। ठीक है, और कई बार इतना अधिक ये ओवरग्रोथ होती है कि ये रिस्पॉन्सिबल होती है PSA को बढ़ाने के लिए। जो PSA जो है वो 100% डिपेंड करता है किस पे, आपके एंड्रोजन हार्मोन्स पे। किस पे डिपेंड करता है, एंड्रोजन हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। और ये जो एंड्रोजन हार्मोन है वो क्या करता है, वो PSA को बढ़ाने का रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि आप एलोपैथ में जाएंगे तो वो एक ड्रग होती है जो 5 अल्फा रिडक्टेज ब्लॉकर होती है, 5 अल्फा रिडक्टेज ब्लॉक कर देगी तो वो DHT नहीं बना पाएगी, DHT नहीं बना पाएगी तो आपका जो प्रोस्टेट है वो ग्रो नहीं करेगा। ठीक, साथ में एक और ड्रग देते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर दे देते हैं। मतलब कैसे, एग्जैक्टली टेस्टोस्टेरोन को ब्लॉक नहीं करते हैं, वो ब्लॉक करते हैं FSH और LH को ब्लॉक करते हैं। आपको पता है कि हमारे बॉडी में या मेल की बॉडी में जो FSH LH एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल के आता है। जब ये एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल के आता है टेस्टिस में आता है, और टेस्टिस में आने के बाद वहाँ की स्पेसिफिक सेल्स पे वर्क कर कर टेस्टोस्टेरोन को फॉर्म करता है, कोलेस्ट्रॉल का यूज करके टेस्टोस्टेरोन को फॉर्म करता है। ठीक है, तो क्या करते हैं वो, इस FSH LH को हम बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स बोलते हैं। इन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स की को ब्लॉक करने वाला सब्सटेंस देते हैं, तो ये नहीं आएगा तो टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा, और टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा तो फिर DHT नहीं बनेगा। 5 अल्फा रिडक्टेज हो लेकिन टेस्टोस्टेरोन ही नहीं होगा तो 5 ये DHT में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। तो दो तरीके से करते हैं, एक तो टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को रोक देते हैं, या फिर 5 अल्फा रिडक्टेज से एंजाइम के को ब्लॉक कर देंगे और फाइनली आपका DHT नहीं बनेगा, DHT नहीं बनेगा, फाइनली मतलब एंड्रोजन नहीं बनेगा, प्रोस्टेट का ग्रोथ नहीं होगा और PSA बढ़ने के चांसेस खत्म हो जाएंगे या PSA डाउन हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट होता है जनरली इसको रिड्यूस करने के लिए। ठीक, तो इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट है, इन मॉडर्न साइंस हम बात करेंगे। ठीक, लेकिन होम्योपैथी में आए ये मेरे पास, ठीक, जनरली क्या होता है, ये तो करते हैं लेकिन डायरेक्टली वो बोलते हैं सर्जरी करनी होगी, बायोप्सी करनी होगी और आपको उससे जो है हो सकता है कि आपके टेस्टिस को भी निकालना पड़ेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करो तो टेस्टिस को भी रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा निकल रहा होगा, एंड प्रोस्टेट को भी रिमूव करना पड़ेगा। डिपेंड करता है आपकी क्या कंडीशन है। तो फिर फाइनली मेरे पास आए तो उनका ट्रीटमेंट मैंने स्टार्ट किया, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अपन ने स्टार्ट किए। ठीक है, होम्योपैथिक में भी ऐसी मेडिसिन होती है, क्योंकि जो जब मेडिसिन की हम बात करें उससे पहले तो ये नॉर्मली हमारी बॉडी में हो रहा है। तो नॉर्मली यदि हम जो टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन है उसे कंट्रोल कर दें, ठीक है, तो होम्योपैथी में ऐसी कुछ मेडिसिन होती हैं जो वेरी वेरी इफेक्टिव रिजल्ट देती हैं। और जो PSA है, अभी तक मैं अपनी बात करूं क्लिनिकल प्रैक्टिस में 100 PSA को भी मैंने अपने 6 to 5 ले आया है, 100 PSA को भी ले आया है इसे अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में। ठीक है, वो भी अच्छा खासे, मतलब वो खुद एक अपने डॉक्टर थे, उनका मैंने ये PSA लेके आया है। ठीक, तो उसी के बेस पे कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स होती हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रिजल्ट देती हैं। तो इन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया, अपन ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया।
फिर 17/5 को अपन ने ये कराया, पेशेंट को बोला कि भाई अपन को 1 महीने के बाद फिर PSA कराना होगा। यदि PSA रिड्यूस नहीं हो रहा है तो फिर यहाँ पर दवा अपनी काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो अपन पहले 1 महीने के बाद PSA करा के देखते हैं, और PSA कराया तो 32.31 नैनोग्राम या Ng/ml आ गया। आप रिपोर्ट्स देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये आ गया 17/5 को आ गया उनका। फिर अभी ट्रीटमेंट चल ही रहा है, और रिसेंट उन्होंने अभी कराया है जिसकी रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, लेकिन उनका अभी 26 आ गया है, 26 आ गया है, 26 ng/ml इनका आ गया है अभी प्रेजेंट टाइम में। तो डे बाय डे कम हो रहा है, पेशेंट भी कॉन्फिडेंस में आ रहा है, ठीक। और अभी तो उनका जो ट्रीटमेंट चल ही रहा है, अभी चलता रहेगा जब तक कि ये अपना 4 ना आ जाए। आगे अभी जब ट्रीटमेंट चलता रहेगा और इसका क्या रिजल्ट आता है वो भी मैं आपको इन फ्यूचर इन्फॉर्म करूंगा, बताऊंगा कि वाकई इसमें कितना मेरेकल रिजल्ट मिलता है, ठीक। तो इस प्रकार से ये जो प्रोस्टेट के जो केस हैं जिसमें हम बात करेंगे PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, इसको कम करना, क्योंकि यदि ये बढ़ा रहेगा दैट मीन्स ये आपको इंडिकेट करता है कि कहीं प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं है, क्योंकि इसका हाई लेवल बढ़ के आ रहा है PSA का, तो आपको प्रोस्टेट कैंसर की ओर बताएगा। फिर आपको सर्जरी एंड बायोप्सी सब करानी होती है कई बार पेशेंट, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन पेशेंट पे काम करना है। यदि वाकई आपकी मेडिसिन देने पर PSA 1 से 2 महीने में कम हो रहा है तो पेशेंट को आपको डील करना, अदरवाइज फिर उसको बोलना है कि भाई आपको सर्जरी की ओर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी तो रिजल्ट कैसे आप देंगे, ठीक। ऐसा नहीं है कि मैं दवा देते रहूं और उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाए। आपको सिर्फ मेडिसिन देनी है, रिजल्ट आएगा तो मेडिसिन और पेशेंट को फॉलो कराना है, अदरवाइज नहीं आता तो फिर उसको बोलना है कि भाई आपको वहीं जाना होगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है ह्यूमन बॉडी पे। यदि उसकी बॉडी भी रिवर्स फंक्शन करना चाह रही है, क्योंकि जो प्रोस्टेट होती है वो रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, इरिवर्सिबल नहीं होती है, रिवर्सिबल सेल है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज रिवर्सिबल है और कौन सी इरिवर्सिबल है, क्योंकि जो प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है ये रिवर्सिबल होता है, इसको आप रिवर्स कर सकते हैं, नॉर्मल ला सकते हैं विदाउट सर्जरी, प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिसिन देकर, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन करके उसको रिवर्स कर सकते हैं। इसलिए आपको अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको पता करना है कि ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। इसके लिए आपको पैथोलॉजी आना बहुत ही जरूरी है। बिना पैथोलॉजी के ये कॉन्सेप्ट आप क्रिएट ही नहीं कर सकते हैं। मेडिकल साइंस की बैकबोन है, बिना पैथोलॉजी के आप कुछ भी नहीं कर सकते। पैथोलॉजी होगी तो आप डायग्नोसिस बना सकते हैं, सिम्टम्स आप अरेंज कर सकते हैं, प्रॉपर केस टेकिंग आप बना सकते हैं, कौन सा इन्वेस्टिगेशन करना है वो आप यहाँ से पता कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैथोलॉजी के बेस पे। इसलिए पैथोलॉजी आना बहुत जरूरी है। बिना पैथोलॉजी यदि कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो फिर तो भगवान भरोसे है, वो बिल्कुल उसको नहीं आएगा। जितना चाहे आप पैथोलॉजी पढ़ते जाएं और अपने नॉलेज को अपडेट करते जाएं। ये एक छोटा सा केस था जो मेरे पास आया हुआ है, अभी पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है, आगे देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, ठीक। इस प्रकार से प्रोस्टेट का पेशेंट मतलब PSA लेके आया था, एग्जैक्टली इसको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन पेशेंट PSA लेके आया है, ठीक है। कई बार पेशेंट क्या होता है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम लेके आता है, PSA नॉर्मल होता है और प्रोस्टेट इनलार्ज होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रोस्टेट इनलार्ज भी है और प्लस PSA का लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ के आया, मतलब कैंसर की कंडीशन है, और होम्योपैथिक दवा से आप इसे कंट्रोल करके कैंसर से बचा सकते हैं। कॉन्सेप्ट तो यही हुआ, ये नॉर्मल हो जाएगा तो फिर आप कौन सा ट्रीटमेंट, आपको कोई सर्जरी नहीं करानी, कोई बायोप्सी नहीं करानी, मतलब नॉर्मल आ गया, मैं दैट मीन्स क्या है, आप कैंसर से फ्री हो गए, कैंसर आपको नहीं हो सकता है, ठीक। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट केस है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, आप इसको समझें और स्टडी करें, ठीक। इसके लिए स्पेसिफिक मेरे कुछ फार्मूले होते हैं, खासकर ये इमरजेंसी कंडीशन में स्पेसिफिक फार्मूले यूज करता हूँ, जो बिल्कुल 3 महीने में कई बार आपको मैंने देखा अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि PSA को वो बिल्कुल नॉर्मल ले आता है। यदि किसी का PSA बढ़ा हुआ है आपके कोई पहचान में, या आपके कोई PSA बढ़ के आ रहा है और वो कम नहीं हो रहा है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो प्रॉपर उसका जो किट है वो आप उसको फॉलो करके अपने PSA को कम कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि आपको उसमें हर महीने टेस्ट कराना होगा, देखना पड़ेगा हमें कि PSA लेवल कितना डाउन हो रहा है। डाउन नहीं हो रहा है दैट मीन्स फिर वो अपना केस नहीं है, फिर वो आपको सर्जरी की ओर जाना होगा, और डाउन हो रहा है
तो इसका मतलब रिजल्ट आपको आ रहा है। जब तक आप मेडिसिन नहीं लेंगे तो कैसे आपको पता चलेगा कि रिजल्ट आ रहा है? रिजल्ट आ ही जाता है सही टाइम में, क्योंकि इनको जैसे मालूम चला वो तुरंत आ गए। ठीक, हो सकता है लेट आते तो फिर हो सकता है रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन अभी सही टाइम में आ गए हैं और देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है, और देखते हैं फ्यूचर में क्या रिजल्ट आता है। इसके अलावा आप मेरे कुछ जो क्लिनिकल जो कोर्स है, लाइक गायनेकोलॉजी, जो फीमेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पैथोलॉजी की बात करेंगे वो, ठीक है। इसके अलावा जो तो आपकी 12 टिश्यू रेमेडीज होती हैं वो, उनके लिए आपको यदि मेरे कोर्स को ज्वाइन करना है तो आपको मुझे ऐप में जाना पड़ेगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टॉल करिए और वहाँ जाके उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने क्लिनिकल नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और यदि कोर्स रिलेटेड कोई बात करनी हो तो 3 से लेकर 5 के बीच में बात कर सकते हैं। सोमवार से लेकर शनिवार, मंडे टू सैटरडे आप बात कर सकते हैं, संडे आप बात नहीं हो पाएगी।